अध्याय 6। देर रात महल में फुसफुसाहट। चांगान। आधी रात को अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। छत के नीचे लटका हुआ दीपक बारिश और हवा में हिल रहा था। दीपक पर लगे सुनहरे लटकन आपस में उलझकर फड़फड़ा रहे थे। दीपक की लाल रोशनी कांच की छाया के पीछे टिमटिमा रही थी, मानो हवा उसे उड़ा ले जाने वाली हो। रात को पहरा देने वाली नौकरानियां जल्दी से उठकर खिड़कियां बंद करने लगीं। उनके कदमों की आवाज मुख्य हॉल में लहरों की तरह धीरे धीरे सरसराहट कर रही थी। लेकिन उस हल्की आवाज ने राजा नगाक ली नुआन को जगा दिया, जो भीतरी महल में सो रहे थे। वह बाहर निकला और देखा कि टिमटिमाती रोशनी में सफेद पर्दे उसकी आंखों के सामने तैरते बादलों की तरह लहरा रहे हैं। घने धुएं और बादलों के माध्यम से वह सीधे महल के दरवाजे पर गया और बाहर देखा। परस्पर पूछा गया है, यह इंपीरियल कॉन्सुबाइन की आवाज है। फिर भी लिन्ह अपनी माँ के बगल में सेवा कर रहा था। आंतरिक कमरे से बाहर आ रहा था। उसे जल्दी से सलामी के लिए चलते हुए देख रहा था। वह कम आवाज में कहेगी, तुम्हारी महारानी, चिंता मत करो। इंपीरियल कॉन्सुबिन में एक बुरा सपना था। उसने किसी को भेजा। मैंने शाही चिकित्सक जा को आमंत्रित किया है। वे कमरे में एक गुप्त शामक धूप जला रहे हैं। शाही उपपत्नी जल्द ही फिर से शांति से सो पाएगी। उसने सिर हिलाया और एक नज़र देखने के लिए सीधे आंतरिक महल में चला गया। उसकी माँ पागल हो रही थी। 2 मजबूत नर्सों ने उसे पकड़ रखा था। 4 नौकरानियां उसे देख रही थी, इसलिए वह संघर्ष नहीं कर सकती थी। वह केवल लगातार चिल्ला सकती थी। उसके पीले चेहरे पर बैंगनी होंठ थे। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें चौड़ी और उभरी हुई थी। ली नुआन ने आह भरी, उसके बगल में बैठ गई और धीरे से पुकारा, माँ। उसने उसे गुस्से से घूरा। काफी देर बाद, जैसे कि उसने अपने बेटे को पहचान लिया हो, वह धीरे धीरे शांत हुई। संघर्ष करना बंद कर दिया और अपने सूखे गले से 2 शब्द निकालने की कोशिश की, नहुआन नहीं। ली नुआन ने राहत की सांस ली। अपना हाथ उठाकर धीरे से उसके माथे को छुआ और उसके बिखरे बालों को पीछे किया। माँ, यह मैं हूँ। उसने कर्कश स्वर में पूछा, आपके कपड़े और बाल इतने गीले क्यों हैं? बाहर बारिश हो रही है। मैं यार्ड से भागकर यहाँ आई हूँ। उसने सुविधाजनक ढंग से नुग्यत लिन्ह द्वारा उसके बाल पोंछने के लिए दिया गया तौलिया ले लिया और धीरे से कहा, अगर माँ को कोई बुरा सपना आए तो मुझे तुम्हारे साथ सोने दो। शाही उपपत्नी ने धीरे से सिर हिलाया, थक कर तकिए पर झुक गई, सिकुड़ गई। ली नुआन ने किसी को बिस्तर के करीब ले जाने का आदेश दिया। बिस्तर पर झुककर अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी माँ की हाफती सांसों को धीरे धीरे शामक दवाओं की हल्की गंध में समान होते हुए सुना। दूसरों को जाने के लिए कहते हुए उसने आधी से अधिक लाइटें बंद कर दी। केवल कुछ गर्म नारंगी लाइटें पर्दे के बाहर से चमकती हुई छोड़ दी। बारिश अभी भी भारी मात्रा में हो रही थी, इतनी भयंकर कि मानो कभी रुकेगी ही नहीं। जैसे ही वह सोने वाला था, ली नुआन उसने इत्मीनान से पूछा, नहुआनर, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? ली नुआन ने सावधानी से उत्तर दिया, सर, तुम्हारे पिता का निधन 10 साल पहले हो गया था। ओह! उसकी आवाज धीमी और वहवल थी। 10 साल? पिछले 10 सालों से पागलपन की स्थिति में रहने वाली माँ अचानक शांत हो गई, जिससे ली नुआन को आश्चर्य हुआ। वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, उसकी ओर देखने के लिए झुका और धीरे से पूछा, माँ, क्या आप थोड़ी देर और नहीं सोएंगी? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे से उठी, बिस्तर के पास की दराज खोली और एक छोटा सा गहनों का डिब्बा निकाला। काले रंग के लाख से बने डिब्बे के ढक्कन पर एक पुराना, फीका मोती का फूल जड़ा हुआ था और वह बहुत कीमती नहीं लग रहा था। ली नुआन ने अपनी माँ को इसे खोलते हुए देखा।
अंदर का कांस्य दर्पण लंबे समय से साफ नहीं किया गया था। यह पहले से ही धूमिल हो चुका था। इसमें देखने पर केवल धुंधली छायाएं दिखाई दे रही थीं। बेहद अजीब। शाही उपपत्नी ने दर्पण को हटा दिया। दर्पण के पीछे के स्लॉट में सूती कागज का एक बड़ा सा तह किया हुआ टुकड़ा छिपा हुआ था। उसने इसे ली रन को सौंप दिया, उसे असामान्य रूप से उत्सुक निगाहों से देखते हुए, एक बच्चे की तरह जो प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहा है। देखो, मैंने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, और इसे छिपाने के लिए आपको इसे बहुत सावधानी से रखना होगा। यह चीज दुनिया के अस्तित्व से संबंधित है, आपको इसे याद रखना चाहिए। ली रन चुप थी। इसे ले लिया और इसे देखने के लिए खोल दिया। यह सूती कागज का एक टुकड़ा था जिसका उपयोग नौकरानियां कपड़ों के लिए कढ़ाई के पैटर्न बनाने के लिए करती थी। किसी को नहीं पता था कि उसने इसे कब छिपाया था। ऊपर उसने 2 या 3 काले पैच बनाने के लिए एक आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल किया, जिससे यह आकारहीन और गंदा लग रहा था, और वह वास्तव में समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। अजीब स्केच को देखकर ली रन ने कोई टिप्पणी नहीं की, बस इसे पहले की तरह वापस मोड़ दिया, इसे अपनी आस्तीन में भर लिया और कहा, हाँ, मुझे याद है, मैं इसे जरूर ध्यान से रखूंगा। शाही उपपत्नी अपने तकिए के सहारे झुक गई, और यह देखकर कि उसने इसे दूर रख दिया है, उसने राहत की सांस ली और कर्कश स्वर में कहा, रनर, तुम्हें याद रखना चाहिए, राजकुमार क्वी के बहुत करीब मत आना। खिड़की के बाहर बारिश की आवाज एक ड्रम की तरह बरस रही थी, और पूरी दुनिया केवल सरसराहट की आवाज सुन सकती थी। बारिश और हवा में खिड़की के बाहर से टिमटिमाती रोशनी एक भ्रम की तरह थी, और पर्दा उसे और भी अस्पष्ट बना रहा था। महारानी विधवा का पीला चेहरा, जो बर्फ की तरह सफेद था, थोड़ा लाल हो गया था, आड़ू के फूल की तरह जो हवा और बारिश के संपर्क में आया था, जिससे लोगों को अभी भी अतीत की सुंदरता का स्पष्ट रूप से आभास हो रहा था। ली नुआन ने चुपचाप उसकी ओर देखा, लेकिन महारानी विधवा केवल टिमटिमाती रोशनी को देखती रही। बहुत देर बाद अचानक वह जोर से हंस पड़ी। पहले तो उसकी हंसी गले में एक खिलखिलाहट सी थी, एक बेढंगी हंसी की तरह। बाद में वह जोर जोर से हंसने लगी, उसे रोक नहीं पाई और वह एक जंगली हंसी में बदल गई। रात में उसकी माँ की तीखी हंसी ने ली नुआन को सहरन पैदा कर दी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा और फुसफुसाया, माँ थक गई है, इसलिए उसे आराम करना चाहिए। इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, शाही उपपत्नी की पागल हंसी अचानक बंद हो गई। वह बिस्तर से कूद पड़ी, उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी, और उसने उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया। नहुआन नहीं, तांग राजवंश का पतन होने वाला है। देश बदल गया है। आप तो शाही परिवार के सदस्य हैं, आप जल्दी से ज्वार की लहर को क्यों नहीं रोकते? देश का नियंत्रण बदल चुका है। अपनी माँ को फिर से पागल होते देख, लाई नुआन के पास खड़े होकर दरवाजा खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, भले ही वह उसे खींच रही थी, जिससे नन्हियों को उसे कसकर पकड़ने का संकेत मिल रहा था। वह महल के बाहर खड़ा था, चीख पुकार शांत होने का इंतजार कर रहा था। काफी समय बाद गुयत लिन बाहर आया और बताया कि शाही उपपत्नी सो गई है और उसे वापस लौटने की सलाह दी। उसने थोड़ा सिर हिलाया, बारिश के पर्दे की तरफ देखा और धीरे धीरे वापस चला गया। भोर हो चुकी थी। उसकी आस्तीन में सूती कागज का टुकड़ा धीरे से फड़फड़ाया, जिस पर कुछ ऐसा बना हुआ था जिसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था। मोड़ पर उसने इसे बाहर निकालने और फेंकने का इरादा किया, लेकिन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर इसे अपनी आस्तीन में रख लिया। इत्मीनान से गलियारे से वापस चला गया। बारिश ने आकाश और धरती को ढक लिया, जिसने ट्रुओंग इन दाई डुओंग के पूरे शहर को ढक लिया।
दुनिया का सबसे समृद्ध शहर बारिश की धुंध के पीछे छिपा हुआ है, जो अप्रत्याशित दिशाओं से भरा हुआ है।